नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ये आज का वीडियो डेडिकेटेड है अपने उस बात पे जिसमें ने बोला था कि इस क्वार्टर यानी Q2 में जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा दे और उसके बारे में 2 मिनट एनालिसिस 3 मिनट एनालिसिस जितना अच्छा से हम बता सकें उस कंपनी में के बारे में, जो कि आपको इन्वेस्टिंग के दौर में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं जो आजकल नॉइज़ चल रहा है, जिस तरह के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस हो रहा है वो सब काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी स्टेबल स्टॉक्स हैं जो कि थोड़े थोड़े दिनों पे आपको थोड़े थोड़े क्वार्टर पे आप देखिए कि अच्छे अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने वाले हैं, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी जो है अपने क्लाइंट को डिजाइन और प्रोडक्ट तो देती ही है, और यहाँ पे देखिए नाइट सूट एंड डेनिम, आउटर वेयर, स्लीप वेयर, लॉन्च, किड्स वेयर और एक्टिव वेयर, ये सब जो है अपने क्लाइंट को देती हैं। तो इनका क्लाइंट कौन कौन है? इनका क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा अच्छा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ अमेरिका में देखिए वॉलमार्ट को कर रहा है। यहाँ पे कंपनी है टारगेट है, मौजी है, सैम्स क्लब है, इसको अपना क्लाइंट देती है। और दूसरा है कि हाई एंड में अगर चलिएगा तो जो अच्छे दामों वाले कपड़े हैं जैसे टॉमी फिंगर है, गैप हो गया, ओल्ड नेवी हो गया, कैल्विन क्लाइन हो गया, एनी टेलर हो गया, तो इस तरह की इनके क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी हैवी हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है तो पहले तो ये इंडियन कंपनी है जो कि हांगकांग बेस्ड है। ठीक है, कि ये हांगकांग में है। पहले यहाँ से वो डिजाइन बना था, लेकिन इसके जो है अभी फिलहाल अगर आप देखिएगा इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कुल 16 मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके अपने हैं। ठीक है, और 9 जो है पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप पे इसलिए कर रहे हैं कि एसेट लाइट मॉडल पे बनाना चाहते हैं, जिसकी कि आप किसी को पार्टनरशिप में दे दिए कि भाई आपके पास पैसा है, आप लगाइए, हम आपका माल उठा लेंगे। तो इस तरह से इसके पास 9 है, जिससे कंपनी को एक ये फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें कैपेक्स नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है, जो कि इसके जो पार्टनर है वो खुद पैसा लगाएगा और उनका माल ये खरीदेंगे। तो हमेशा ये इस मॉडल को बोलते हैं इसको बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स जो है ये हांगकांग और चाइना से मंगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। इनके पास जो है 8 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिर्फ इंडिया में है। ठीक है, बांग्लादेश में 9 है जो कि 87% के जो फुल कैपेसिटी पे यूज सप्लाई कर रही है। वियतनाम में 5 है, इंडोनेशिया में 2 है और ग्वाटामाला में 1 है। अब थोड़ा दिन पहले ही देखे होंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आप पर्ल ग्लोबल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ इसको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो कि पहले देखिए 85% जो है अपने जो इनका टॉप लाइन है उसका क्लाइंटेल यूएसए था, क्योंकि यूएस में बहुत बड़ा मार्केट है इसका, तो यूएस बहुत बड़ा। लेकिन जब से टैरिफ लग चुका है वहाँ से आजकल क्या कर रहे हैं कि ये अपने आप को खुद डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दूसरे दूसरे रीजन में ये जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी फिलहाल आप देखिए ये अपने आप को स्पेन में, ठीक है, और स्पेन में हो गया, ईयू में हो गया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जापान में हो गया। यहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन की चीज़ें जो वहाँ पे सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो पहले जो देखिए ईयू के साथ जो अभी हो रहा है, ईयू के साथ हमारा जो ट्रेड डील हुआ है, और थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि हमारा ट्रेड डील जो है ब्रिटेन के साथ हुआ है। तो ब्रिटेन के पास जो जितना भी ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा सप्लाई हो रहा था उसमें से पहले जो है 85% के आसपास आप समझिए, यहाँ पे पहले 86% जो है ना
हाँ, चाइना चाइना से मतलब कि यूएस में, यूके में 35% जो है सप्लाई होता था। उसके 35% सप्लाई, अगर यूके में अगर 35% सप्लाई हो रहा था बाहर से चाइना के द्वारा, तो वो अब घट के क्या हो गया है, 21% हो गया है सिर्फ 2025 में। क्योंकि अब चाइना से लोग माल नहीं मंगा पा रहे हैं, जब से कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो नहीं मंगा पा रहे हैं। लेकिन वो जो गैप फिल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना में क्या हो रहा है कि लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण क्या वहाँ पे थोड़ा सा महंगा होते जा रहा है उसका लेबर। तो शिफ्ट जो है इंडिया की तरफ आ रहा है, और इंडिया और इनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वियतनाम में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से वियतनाम से सप्लाई हो रहा है। तो चाइना का जितना घटा है वो चाह रहे हैं कि हम पर्ल ग्लोबल कि हम इसको कैप्चर कर ले, ठीक है। और इसके मैनेजमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि 2028 तक जो है 6000 करोड़ का तो मेरा टॉप लाइन हो जाएगा, जो अभी फिलहाल 2025 में देखिए 4500 है। मतलब लगभग 1500 करोड़ का टॉप लाइन होगा, ठीक है। 1500 करोड़ का टॉप लाइन होगा, तो देखिए लगभग क्या हो जाएगा, 1500 करोड़ का टॉप लाइन हो, यहाँ पे 6000 हो जाएगा। तो 6000 का देखिए 6000 लगभग जो फॉरवर्ड पी जो निकल के आया था वो 20 के आसपास आया था। फिलहाल अभी देखिए इसका स्टॉक पी जो है 30 है। तो एक तरह से अगर आप इसके जो फाइनेंशियल पे देखिएगा तो उसमें आरओई आपको 24% दिख रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में इसका पी जो है जरूर कंप्रेस होगा, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है, जो मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया गया है कि हम जो है 6000 करोड़ 2028 तक कर लेंगे। अभी 25 है, तो 3 साल में 1500 के आसपास, यानी हर साल 500 करोड़ का टॉप लाइन में इंक्रीज होगा। तो ये चीजें आपको देखने को, यानी 6 से 7% कितना, यानी हर साल 500, तो हर साल 500 तो 5 यानी लगभग 18-19% के टॉप लाइन से ये बढ़ोतरी करेगा, ठीक है, पिछले 2028 तक। अगर इसके बीच में कहीं बुल मार्केट आ गया तो काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव है कि ये यहाँ से बहुत ही ऊपर की तरफ जाए। अभी फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है 8000 करोड़ के आसपास ही है मार्केट कैप। तो आने वाले समय में इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल, अगर एनालिसिस करना है तो यहाँ पे देखिए आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 25% के आसपास है, 24.3 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा आरओई है, क्योंकि वो अपना पैसा खुद जनरेट कर रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सेल्स ग्रोथ देखिए 24% है और प्रॉफिट ग्रोथ 25% है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आरओई के आसपास ही इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जो कि ये बताता है कि कम जितना पैसा उसमें आ रहा है वो जो है सेल्स ग्रोथ और अपने प्रॉफिट ग्रोथ में लगा रहा है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसका इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इक्विटी लगभग देखिए लगभग 22 पे ही स्थिर है। तो अगर इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगा तो आपका शेयर प्राइस आगे बढ़ने में मदद मिलेगा, क्योंकि जैसे ही इक्विटी डाइल्यूट करता है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। तो जो हर आदमी के पास क्या हो जाता है, बहुत सारे आदमी इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये हर एक प्राइस पे एक एक आदमी आपको निकलते हुआ महसूस होगा। लेकिन अगर इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुआ है, और इक्विटी डाइल्यूट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि आरओई के आसपास की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, ये नहीं कि आरओई 25% है और सेल्स ग्रोथ 200 और 300% है, तब तो इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने आप को उस पेस पे रख ही नहीं पाता है जिस पेस से सेल्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी बसंत महेश्वरी सर के द्वारा भी बताया गया है कि आरओई हमेशा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आसपास ही होना चाहिए, इससे न कम न इससे ज़्यादा। कम चल सकता है लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो ये देखिए आरओई काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, ठीक है। एसेट भी अच्छा, एसेट टर्नओवर देखिए आपका 1.9, यानी पर 1 रुपये में एसेट जो बना रहा है 2 रुपये के आसपास एसेट बना रहा है। तो ये, और यहाँ पे देखिए अगर क्वार्टरली देखिएगा तो इसका लगातार सेल्स जो है पहले 2023 में देखिए 704, फिर 804, मतलब 2023 दिसंबर से लगातार सेल्स ग्रोथ में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अपने आप को कंपनी क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया है, ठीक है। और आने वाले समय में इन्होंने कैपेक्स का भी अनाउंस किया है, और कैपेक्स का अनाउंस 2026 में 250 करोड़ का कैपेक्स किया है, और 2027 में Q2 तक 110 करोड़ का और कैपेक्स करेंगे,
ठीक है। और इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी भी विकसित की है, अपने आसपास जो है सोलर प्लांट लगाए हैं। और दूसरा है कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी से अपने लॉन्ड्री का साफ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या कर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और प्लस जो कॉस्ट कटिंग में है, यानी धोने में, यानी ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल्स जो है वो कपड़ा धोने के लिए यूज होता है। अगर ज़्यादा पानी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाती है। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये सब मेजर हो रहे हैं, जिससे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने वाले समय में देखिएगा कि काफ़ी सुधार होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधार होते ही स्टॉक्स फिर से चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल 10 साल का कंपाउंड ग्रोथ देखिए, जो स्टॉक प्राइस देखिए 32% के CAGR से बढ़ रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 10 साल में 25, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिएगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा गिरावट से दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए DIs में बढ़ रहा है, देखिए 11 से 12 से 14। और दूसरी बात है कि पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें कम हुआ है। पब्लिक का इंटरेस्ट कम होना ये चीज़ बताता है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी बताता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कम होने का मतलब है कि कंपनी को यहाँ पे अच्छे हैंड्स खरीदना शुरू कर दिए हैं, और हमारे जो पब्लिक है धीरे धीरे इसमें से निकल रहे हैं। और DIs के पास यहाँ पे देखिए 12 से 2% जो है यहाँ पे DI ने खरीद लिया है। तो आने वाले समय में लगता है कि ये कंपनी कुछ करेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा इंडिया के साथ US का ट्रेड डील अगर सही हो जाता है, तब तो ये कंपनी किसी के हाथ में नहीं आएगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन गारंटी के साथ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, गारंटी के साथ कुछ नहीं है। लेकिन अगर US के साथ ट्रेड डील हो जाते हैं और जैसा मार्केट एज्यूम कर रहा है वैसा अगर हो जाए कि हाँ भाई ट्रेड डील होने के बाद 10% से भी कम अगर मान लीजिए इसको टैरिफ लगता है, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन 10% के आसपास भी लगता है, तो काफ़ी अच्छा जहाँ पे इसका संभावना है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि अभी फिलहाल ये देखिए एक मिड कैप भी नहीं, एक स्मॉल कैप भी नहीं है, सिर्फ 8,000 करोड़ का मार्केट पे है। और फिर भी ये USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, EU और इंग्लैंड, ये सब जगहों पे सप्लाई कर रहा है। ग्वाटामाला तो नया जो ऐसे ग्वाटामाला में भी इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है मैच्योर। उनका मेन मकसद ये है कि अमेरिका में उसको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ग्वाटामाला से। तो ग्वाटामाला जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है, और वहाँ से USA बहुत ही नज़दीक है। और ग्वाटामाला में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके साथ USA का ट्रेड डील हुआ, जहाँ पे 0 टैरिफ के साथ वहाँ पे सप्लाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडोनेशिया, ग्वाटामाला को बस इसीलिए रखे हुआ है कि USA को माल चेपने के लिए इसने रखा है। तो आने वाले समय में पल्स ग्लोबल का काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव मुझे दिख रहा है। तो ये सब सिर्फ देखिए ये सब सिर्फ जो है नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। ये यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक बार ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद खुद डिसीजन बनाएं कि आपको इसमें क्या करना है। यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पल्स ग्लोबल के बारे में और भी बताएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर इसका सलूशन देंगे, ठीक है। तो इस चैनल को अगर ये कंपनी का एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।